हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो अपन आज हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से अपन को सबसे पहले तो अपन व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं और व्याकरण में सबसे पहला अपन का टॉपिक रहेगा क्रिया। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? क्रिया। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि क्रिया तो अपन के कक्षा 10th के हिसाब से अकॉर्डिंग अपन सिलेबस करेंगे। तो 10th में 32 नंबर के व्याकरण आती है। 32 नंबर मतलब 32 नंबर की व्याकरण आती है। उसमें से दो तो अपठित गद्यांश आते हैं 4 नंबर और 4 नंबर के, दोनों 4-4 नंबर के आते हैं। दो अपठित गद्यांश और उसके बाद में रचना में आते हैं एक तो निबंध लेखन और एक पत्र लेखन। निबंध लेखन आता है 8 नंबर का और पत्र लेखन आता है 4 नंबर का। उसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण में जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्यवहारिक व्याकरण से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। और व्यवहारिक व्याकरण में सबसे पहले तो क्रिया, उसके बाद में विशेषण, कारक, काल, वाच्य, समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सभी मिलकर 12 नंबर के होते हैं। और उसके बाद में अपन के बुक करेगा पीछे जो 48 नंबर के होते हैं। तो अपन का पूरा पेपर 80 नंबर का होता है। 80 नंबर में से 32 नंबर तो व्याकरण के होते हैं और बुक के 48 नंबर होते हैं जो बुक के होते हैं। तो अपन सबसे पहले व्याकरण स्टार्ट करते हैं। व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन क्रिया। बहुत ही सरल टॉपिक है और 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ऐसे वाक्य दिए जाते हैं और उसमें से अपन को पूछा जाता है कि इस वाक्य में क्रिया क्या है या इसमें कौन सी क्रिया है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्रिया। तो क्रिया में इसको कहते किसे हैं? क्रिया को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? क्रिया। तो अपन ने कक्षा 10th में आते काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। जैसे अपन 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं क्रिया, 4th 5th 6th 7th 8th जहां तक आगे जाते हैं अपन क्रिया के बारे में पढ़ते जाते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है कि जिन शब्दों से, सरल भाषा में मैं कहूं तो क्रिया किसी काम को करना होता है, कुछ न कुछ करने को क्रिया कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा हो जाती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य करने या होने या करवाने का बोध होता है उसे अपन क्रिया कहते हैं। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा। अब क्रिया की परिभाषा लिख लेंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य होने करने अथवा करवाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये हो गई क्रिया की परिभाषा। सिंपल सी परिभाषा लिख दी कि जिन शब्दों से, कि जो शब्द हैं उनसे किसी कार्य
होने या करने या करवाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखने के बाद में एक होती है क्रिया में धातु। धातु धातु किसे कहते हैं? धातु वह होता है जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, और इसके बिना किसी शब्द का पूर्ण नहीं होता है। तो धातु क्या होती है, देखिए धातु धातु लिखनी है अपन की क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सरल से हो गई कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं कि धातु के बिना क्रिया का मूल रूप नहीं होता है। तो धातु तो होती है हर क्रिया में, सभी में धातु अवश्य होती है। तो ये धातुएं क्या होती है? धातुएं दो प्रकार की होती है। धातु के रूप दो होते हैं, दो प्रकार की धातुएं होती है। एक तो मूल धातु 1 नंबर, और 2 नंबर हो जाएगी यौगिक धातु। यौगिक धातु, ये दो प्रकार की धातु हो गई। एक तो मूल धातु हो गई और एक यौगिक धातु हो गई। तो मूल धातु तो वह होती है जो स्वतंत्र होती है, किसी शब्द पर निर्भर नहीं रहती है। समझ में आ गई ना बात कि मूल धातु तो वह होती है जो खुद स्वयं होती है, स्वतंत्र रहती है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहती है। उसको अपन मूल धातु कहते हैं। जिस प्रकार से जैसे खा, पी, जा, रहे आदि ऐसे शब्द जो मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से ये धातु मूल धातु के स्वतंत्र होते हैं। और यौगिक धातुएं तो वे होती है जो क्या किसी प्रत्यय लगाकर या संज्ञा या विशेषण से बनी होती है। उसके जैसे किसी के पीछे ना लगाना, जा लगाना, पी लगाना, ऐसे होती है। तो किसी शब्द दूसरों की सहायता से संयुक्त रूप से मिलकर बनती है, वह धातुएं होती है यौगिक धातु। तो ये अपन ने देख लिया है, और उसके बाद में अपन इसकी परिभाषा सबसे पहले अपन ने लिख ली, और उसके बाद में आप देखते हैं कि क्रिया होती कितने प्रकार की है। हाँ, अब देखिए क्रिया की परिभाषा लिखने के बाद में उसके बाद में अपन ने धातु के बारे में भी देख लिया था। अब उसके बाद देखते हैं कि क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद। तो अपन देखते हैं क्रिया के भेद ऑब्लिक प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के मुख्य रूप से मैं यहाँ पे सामने लिख देता हूं, 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, और कौन कौन से? एक तो क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद।
और 2 नंबर प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद, अन्य आधार पर क्रिया के भेद। तो ये 2 प्रकार की क्रियाएं हो गई, एक तो क्रम के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा प्रयोग एवं रचना एवं अन्य उसके आधार पर क्रिया के भेद। तो अब अपन को 1 नंबर लगाकर देखेंगे कि क्रम के आधार पर क्रियाएं क्या होती है। तो अपन को पता होना चाहिए कि क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भाग होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक और एक सकर्मक। लिख लेते हैं। तो 1 नंबर लगाकर लिखेंगे क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और 2 नंबर अकर्मक क्रिया। 2 नंबर कर दिया अपन ने अकर्मक क्रिया। 1 नंबर तो हो गई सकर्मक क्रिया और 1 हो गई अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्रिया तो जिसके क्रिया के साथ क्रम हो या क्रम होने की संभावना हो, तो क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है, अकर्मक क्रिया में तो कर्म नहीं होता है, क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है, कर्म के बिना होती है, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब अपन को अपने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है कि क्रम के आधार पर क्रिया के भेद इसके 2 कर दिए हैं, और 2 करने के बाद में अपन 1 नंबर लगाकर लिखेंगे सकर्मक क्रिया, जो अपन अगले वाले वीडियो कल बनाएंगे, उसमें अगले भाग में करेंगे और 1 नंबर लगाकर लिखेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। तब तक एक बार फिर से वापस इसका रिवीजन कर लेना है। थैंक यू।